Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Umesh, your educator from the mathematical thing. एंड आज हम लोग जानेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के बिहेवियर्स के बारे में कि वो अलग अलग क्वाड्रेंट में कैसे बिहेव करते हैं। थोड़ा बहुत हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कोट पॉजिटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जानेंगे इंडिविजुअल फंक्शंस को कि वो कहाँ से कहाँ तक में इंक्रीजिंग होते हैं, बाद में वो डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स की बात अगर करें तो साइन 0 डिग्री, यानी कि अगर हम एक्स इक्वल टू जब 0 देते हैं तो वाई का वैल्यू क्या हो जाता है, साइन 0 डिग्री बोलें या रेडियन बोलें, यहाँ पर हम रेडियन की ही बात करते हैं। ठीक है, तो साइन 0 पर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू 0। ये जो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये 0 हो गया। जब हम इसे क्या देंगे, 30 डिग्री या π/6, इस केस में ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू साइन π/6। 30 डिग्री पे क्या होता है, 1/2 होता है, यानी कि 0 पर ये 0 हुआ, 30 पर ये π/6 बोलेंगे। इस पर क्या वैल्यू मिल रहा है हमें, 1/2 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि वैल्यू थोड़ा सा बढ़ गया, 0 पे 0 हुआ, 30 डिग्री पे 1/2 हुआ। फिर 45 डिग्री पर क्या होता है, जब x इक्वल टू π/4 हो या 45 डिग्री, तो y इक्वल टू साइन π/4 पे क्या मिलता है, 1/√2। ये ना बड़ा है 1/2 से, ये जो 1/2 आया इससे थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि ये वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, π/4 पे थोड़ा सा और ज़्यादा मिला, फिर π/6 पर आते आते क्या हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा, y इक्वल टू साइन π/3 यानी कि 60 डिग्री। इस पर क्या होता है, √3/2। ये भी बड़ा है, 1/√2 से बड़ा है, और 1/√2 बड़ा है 1/2 से, और 1/2 बड़ा है 0 से। तो आप देख सकते हैं कि 0 पे 0 आया, 30 डिग्री पे 1/2 आया, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे इतना आया। फिर x इक्वल टू जब π/2 हो गया यानी कि 90 डिग्री, तो y इक्वल टू साइन π/2 पर आता है 1, यानी कि इस लाइन पर 1 मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि पहले ये एंगल था 30 डिग्री, इस पर कुछ वैल्यू आया, फिर इस एंगल पे थोड़ा ज़्यादा वैल्यू आया, फिर इस पर थोड़ा और ज़्यादा, फिर इस पर थोड़ा और ज़्यादा। तो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं इसका, यहाँ पर साइन का वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से जब इस ओर मूव करते हैं तो ये क्या है, ये 180 डिग्री है, यानी कि पाई है, यहाँ पर 0 हो जाता है। ठीक है, x इक्वल टू अगर आप पाई रखें तो y इक्वल टू साइन पाई, ये 0 हो जाता है, यानी कि इधर आते आते घटता है, फिर यहाँ से और घटता है। ठीक है, ये 3π/2 है, ये पाई है, ये π/2 है, तो 3π/2 पे और घट के कितना हो जाता है, -1 देता है इस पर वैल्यू, है ना। x इक्वल टू जब 3π/2 रखेंगे तो y इक्वल टू साइन 3π/2, इस पर क्या मिलता है, -1 मिलता है, यानी कि यहाँ पर और घट गया। फिर यहाँ से इधर जब जाएंगे तो फिर वापस बढ़ना स्टार्ट होता है। तो बढ़ कब रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में, इसमें बढ़ रहा है साइन का वैल्यू। ठीक है, साइन का वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक में बढ़ता है, यहाँ से यहाँ तक में घटता है। तो हम इस 3π/2 को -π/2 कहेंगे। 3π/2 बेसिकली यहाँ से ये एंगल को मेजर किया जाएगा तब 3π/2 बोलेंगे, लेकिन अगर इसी एंगल को हम ऐसे मेजर करें इधर से तो इसको हम बोलेंगे -π/2। तो क्योंकि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहे हैं, हम बोलेंगे -π/2 टू π/2, यानी कि इस लाइन से इस लाइन तक। तो -π/2 से लेकर π/2 में साइन एक्स इंक्रीजिंग होता है, उसका वैल्यू बढ़ता है। फिर π/2 से लेकर के 3π/2 में वो डिक्रीजिंग होता है। समझ गए, साइन एक्स ऐसे बिहेव करता है।
क्वाड्रेंट के बेसिस पे बोले तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो इंक्रीजिंग होता है, सेकेंड में डिक्रीजिंग होता है, थर्ड में भी डिक्रीजिंग होता है, एंड फोर्थ में वो वापस इंक्रीजिंग होता है। फिर आते हैं y इक्वल टू कॉस एक्स पे। इस पर क्या होता है, x इक्वल टू जब 0 देते हैं तो y इक्वल टू कॉस 0 पर 1 आता है। जब x इक्वल टू π/6 देते हैं यानी कि 30 डिग्री, तो y इक्वल टू कॉस π/6 पर क्या मिलेगा हमें, √3/2। फिर x इक्वल टू देंगे π/4, तो y इक्वल टू कॉस π/4 पर क्या होता है 1/√2। फिर x इक्वल टू π/3, तो y इक्वल टू कॉस π/3 पर क्या होता है π/3 यानी कि 60 डिग्री, तो इस पर होता है 1/2। फिर x इक्वल टू π/2 दे देंगे तो y इक्वल टू कॉस π/2 90 डिग्री पर क्या होता है 0 हो जाता है। हम देख पा रहे हैं कि ये घट रहा है, ठीक है। पहले 1 बड़ा है, √3/2 उससे छोटा है, 1/√2 और छोटा हो गया, 1/2 और छोटा हो गया, ठीक है। फिर लास्ट में वो 0 हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस एक्स का वैल्यू घटता है, 0 पर ही यहाँ पर 1 मिल जाता है। फिर 30 डिग्री पर क्या हो जाता है, √3/2 हो जाता है। फिर 45 डिग्री पर 1/√2 मिलता है। फिर 60 डिग्री पर क्या मिलता है, इस पर 1/2। फिर 90 पर आते आते यहाँ पर कॉस का वैल्यू 0 हो जाता है। तो हम जैसे जैसे इधर मूव करते हैं कॉस का वैल्यू घटता है। उसके बाद जब यहाँ से हम इधर मूव करेंगे तब क्या होगा, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, इसको 2π बोलिए। यहाँ से जब इनिशिएट करेंगे तो 0 होगा, जब एक राउंड लगा लेंगे ना तब इसको 2π बोलेंगे। तो π/2 से जब पाई की ओर बढ़ेंगे तब क्या होगा, पाई पर क्या हो जाता है, पाई यानी कि 180 डिग्री कॉस पाई बराबर -1, यानी कि π/2 पर तो 0 था, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो घटा, 0 पर 1 था, फिर जैसे जैसे यहाँ पर आए घट गया, 0 हो गया π/2 पर। फिर यहाँ पर जब इधर मूव किए पाई पर गए तो और ज़्यादा घट गया, कितना हो गया, -1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1 हो गया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में वो घटता ही गया। अब यहाँ से यहाँ तक में वो बढ़ेगा, ठीक है। जब x इक्वल टू 3π/2 देंगे तो y cos 3π/2 पर क्या हो जाएगा, 0 होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू था, यहाँ पर क्या मिला था हमें -1, यहाँ पर 0 मिलता है, यानी कि हम देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, अब बढ़ रहा है। फिर वापस इस ओर बढ़ेंगे 2π की ओर, तो 2π पर क्या हो जाता है कॉस का वैल्यू, 2π पर कॉस का वैल्यू हो जाता है 1, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक और बढ़ गया, ठीक है। तो समझ गए, 0 से लेकर के पाई तक में कॉस का वैल्यू घटता चला गया लगातार, फिर पाई से लेकर के 2π में बढ़ता चला गया, ठीक है। समझ गए, जब -π/2 से π/2 के बीच क्या हुआ, इंक्रीजिंग, उसके बाद π/2 से लेकर के 3π/2 इसमें डिक्रीजिंग, ये साइन के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। कॉस के लिए क्या है इसमें, 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक में क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग है, और पाई से लेकर के 2π तक ये क्या है, इंक्रीजिंग है। फिर हम आते हैं y इक्वल टू 10x पर। 10x कैसे बिहेव करता है, जब x इक्वल टू 0 हो तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 0 क्या होता है
टेन जीरो होता है 0। एक्स इक्वल टू हम मान लीजिए दे देते हैं 30 डिग्री यानी कि π/6। तो वाई इक्वल टू 10 π/6। 30 डिग्री पे क्या होता है 1/√3 यानी कि वैल्यू थोड़ा सा बढ़ गया। एक्स इक्वल टू हम दे देते हैं π/4। तो वाई इक्वल टू 10 π/4 क्या होता है 1 होता है। फिर एक्स इक्वल टू π/3 देंगे तो क्या होगा π/3 यानी कि 60 डिग्री। इस पे आता है √3 यानी कि और बढ़ गया। एक्स इक्वल टू फिर π/2 जब दे देंगे ना तो π/2 पर अनडिफाइंड हो जाता है यानी कि बहुत लार्ज वैल्यू मिलता है इस पर। तो इस पर अनडिफाइंड बोलिए, इसका वैल्यू डिफाइंड नहीं है 90 डिग्री पे। तो क्या हो रहा है 0 पे और 30 डिग्री पे, फिर 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे। ये हो गया हमारा π/3, ये π/4, ये π/6, ये π/2। तो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं इसका 10 का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। π/2 पर पहुंचते ही इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। फिर यहाँ से जब हम लेफ़्ट की ओर बढ़ते हैं यानी कि एंगल को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, ऐसे कर करके एंगल और बढ़ाते हैं, तब क्या होता है 10। जब x का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, एंगल में जब उसका 90 डिग्री से बड़ा होगा तो वहाँ पर 10x नेगेटिव वैल्यू देना स्टार्ट करेगा। और जैसे जैसे पाई की ओर हम बढ़ेंगे इधर तो वो 0 की ओर अप्रोच करेगा, ठीक है। 0 से लेकर के π/2 जाते जाते वो बढ़ गया। π/2 पर वो अनडिफाइंड हो जाता है यानी कि बहुत बड़ा लार्ज वैल्यू मिलता है, इनफाइनाइट हो जाता है। और जैसे π/2 से फिर आगे बढ़ते हैं सडनली वो नेगेटिव वैल्यू देता है यानी कि π/2 पर एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं देता है क्योंकि π/2 पर ये डिफाइंड ही नहीं है। लेकिन जब हम π/2 की ओर अप्रोच करते हैं तो इसका वैल्यू भी इनफाइनाइट की ओर अप्रोच करता है। जैसे π/2 को हम क्रॉस करते हैं इसका वैल्यू -इन्फिनिटी की ओर से बढ़ते बढ़ते 0 की ओर अप्रोच करता है जब हम x का वैल्यू पाई की ओर बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 0 to इन्फिनिटी ऐसे बढ़। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है -इन्फिनिटी to 0। और फिर जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो ये वापस से 0 to इन्फिनिटी की ओर बढ़ता है। फिर फोर्थ में ये -इन्फिनिटी to 0, फिर यहाँ से वापस 0 to इन्फिनिटी, यही चलता है इसका। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पर -इन्फिनिटी to 0, फिर 0 to इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी to 0, ऐसे ही बढ़ते जाता है। फिर हम आते हैं y इक्वल टू कॉट एक्स पे। कॉट एक्स का क्या सीन है, कॉट एक्स है क्या ये 1/10x है, ठीक है। 10x का उल्टा होता है। तो जो कॉट एक्स होता है जैसे 10x यहाँ पर हम ऐसे मूव करते हैं 0 to π/2 की ओर तो 10x का वैल्यू बढ़ता है और π/2 पर जाते जाते वो अनडिफाइंड हो जाता है और 0 डिग्री पर 10x 0 होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कॉट एक्स इसका उल्टा है, 10x का उल्टा है, तो अगर हम 0 डिग्री देते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा 0 पे ही, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। और जैसे जैसे इसका एंगल बढ़ाएंगे हम π/2 की ओर बढ़ेंगे इसका वैल्यू घटते जाएगा, घटते घटते क्या 0 की ओर टेंड करेगा। x इक्वल टू जब 0 देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट 0, ये पाई अनडिफाइंड होता है तो इनफाइनाइट लिखते हैं इसको, यानी कि एक लार्ज वैल्यू मिलता है। अब अगर हम x इक्वल टू 30 डिग्री देते हैं यानी कि π/6 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट π/6। इस पर ये √3 देता है। x इक्वल टू π/4 पर y इक्वल टू कॉट x क्या देगा π/4 पर 1 देगा। फिर x इक्वल टू π/3 देंगे जब तो ये 1/√3 देगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि पहले लार्ज वैल्यू मिलता है इनफाइनाइट,
फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, यानी कि ये घट रहा है। और जैसे हम पाई पर पहुँचेंगे और π/2 पर, तो y = cot π/2 ये मिल जाएगा हमें 0, यानी कि घट के 0 हो गया। पहले लार्ज वैल्यू, घटते घटते 0। फिर जब हम π/2 से पाई की ओर मूव करेंगे तब क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या दे रहा है, ∞ to 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये घट के और नेगेटिव की ओर जाएगा, 0 to -∞। थर्ड क्वाड्रेंट पे ये वापस से ∞ to 0, यानी कि पहले ही एक लार्ज वैल्यू मिलेगा, बहुत बड़ा लार्ज वैल्यू जो कि अनडिफाइंड होगा। फिर वहाँ से घटते घटते 0 की ओर बढ़ेगा। फिर यहाँ से जब हम 3π/2 से 2π की ओर बढ़ेंगे तब इसका वैल्यू और घटेगा, 0 to -∞। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये घटता है ∞ to 0, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये और घटता है 0 to -∞। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में ये वापस से सेम चीज़ रिपीट करता है, ∞ to 0 घटता है, फोर्थ में 0 to -∞ घटता है। यानी कि अब देख पा रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये रिपीट कर रहा है, ये और ये जो चीज़ है, पहले 0 to ∞ बढ़ता है, 0 to ∞ ये बढ़ता है, फिर -∞ to 0, सॉरी ∞ to 0 बढ़ता नहीं है, घटता है। ठीक है, एक लार्ज वैल्यू मिलता है, धीरे धीरे घटता है। फिर 0 से ये और ज़्यादा घटता है, -∞ की ओर जाता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये घट रहा है, और यहाँ से फिर से ये घट रहा है, लेकिन वहाँ से फर्दर नहीं घट रहा है, बल्कि ये जंप करके वापस ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहा है, ∞ to 0, 0 to -∞। ये वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ∞ to 0, और फिर से घटता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये घटता है। जब हम इसका ग्राफ ट्रेस करेंगे तब ये ज़्यादा क्लियर होगा। आइए बढ़ते हैं आगे, y = sec x को देखते हैं। ये क्या होता है, 1/cos x। x = जब 0 होगा तब क्या होगा, 0 डिग्री पर cos का वैल्यू 1 होता है, तो sec 0 का भी 1 होगा। x = π/6 पर, यानी कि 30 डिग्री पर क्या होता है cos का वैल्यू, √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, यानी कि इसका उल्टा। x = π/4 ले लेते हैं, तो y = क्या हो जाएगा, sec π/4 √2 हो जाएगा। फिर x = अगर हम π/2 देते हैं तो y = sec π/2। cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, तो उसका उल्टा यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड लार्ज वैल्यू। तो हम देख रहे हैं कि पहले 1 मिला, फिर 2/√3 मिला, फिर √2 मिला, फिर इन्फिनिटी, यानी कि इसका वैल्यू 1 से बड़ा है। sec x जो फंक्शन है ना, इसका वैल्यू 1 से बड़ा होता है। साइन और कोस जो फंक्शन थे उसका वैल्यू तो -1 से लेकर के 1 तक फ्लक्चुएट करता है, उसी में वो घटता बढ़ता है, उस रेंज को बाहर नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि sec x जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी की ओर जाता है, बढ़ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है, 1 to ∞। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी ये बढ़ता है, लेकिन फंक्शन जंप करके पहले -∞ पर पहुंच जाता है, फिर वहाँ से बढ़ते बढ़ते ये -1 तक आता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी की ओर बढ़ता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जंप करके पहले -∞ पहुंच जाता है, उसके बाद वो बढ़कर -1 तक आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर ये -1 से लेकर के
माइनस इन्फिनिटी तक, यानी कि ये घटता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये इन्फिनिटी टू 1। यहाँ पर वापस ये जंप करके पॉजिटिव साइड ऑफ इन्फिनिटी तक पहुँच जाता है, प्लस इन्फिनिटी की ओर, और फिर वहाँ से घट के ये 1 तक आता है। फिर हम देखते हैं y इक्वल टू कॉस एक्स, ये कैसे बिहेव करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इन्फिनिटी टू वन घटता है, पहले लार्जेस्ट वैल्यू मिलता है। x इक्वल टू अगर हम 0 डिग्री देते हैं तो y इक्वल टू कॉसेक 0 क्या होगा, साइन 0 होता है, तो कॉसेक 0 उसका उल्टा, यानी कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा, एक लार्ज वैल्यू मिलता है। देखिए अनडिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी नहीं होता है, अनडिफाइंड बहुत से टर्म हो सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी अनडिफाइंड ज़रूर है। तो यहाँ पर बात यह है कि कॉसेक 0 एक बहुत लार्ज वैल्यू मिलता है, ठीक है, इनफाइनाइट होता है बेसिकली उस पर। तो क्योंकि इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, इसीलिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि 0 डिग्री पर कॉसेक एक्स डिफाइंड ही नहीं है। तो जब x इक्वल टू फिर पाई बाय हम 6 देंगे तो y कॉसेक पाई बाय 6 क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री तो 1/2 होता है, कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा, उसका उल्टा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि इन्फिनिटी से 2 की ओर आ रहा है, यानी कि ये घट रहा है। x इक्वल टू फर्दर हम पाई बाय 4 देंगे तो y इक्वल टू कॉसेक पाई बाय 4, यानी कि साइन इस पर क्या होता है 1/√2 होता है, तो ये √2 देगा उसका उल्टा। तो देख रहे हैं कि ये घट रहा है, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं ना, तो ये घट रहा है, इन्फिनिटी से ये 1 की ओर आ रहा है। 1 कहाँ तक आएगा, जब हम इसको पाई बाय 2 दे देंगे, जब x इक्वल टू पाई बाय 2 दे देंगे तो y इक्वल टू कॉसेक पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 बराबर वो होता है 1 का उल्टा 1 ही होगा, यानी कि कॉसेक पाई बाय 2 पर ये 1 देगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्लियर हो गया कि इन्फिनिटी टू 1 यानी कि ये घट रहा है, पहले लार्ज वैल्यू मिलता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं ये घटते चला जाता है। फिर आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, अब ये इस पर बढ़ता है 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले ये इन्फिनिटी टू 1 घटा, और ये फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, उल्टा हो गया यानी कि 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है, यानी कि अगर कोई आ रहा था इन्फिनिटी से 1 की ओर, जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट पर पहुंचा तो ये वापस रास्ता बदल दिया, उल्टा हो गया, 1 टू इन्फिनिटी जाने लगा, ठीक है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x इक्वल टू जब पाई देंगे तो y इक्वल टू कॉसेक पाई क्या होता है, साइन पाई क्या होता है 0 होता है, तो कॉसेक पाई हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा जो कि अनडिफाइंड है। तो यहाँ पर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ये 1 टू इन्फिनिटी की ओर गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये जंप करके पहले जाएगा माइनस इन्फिनिटी, फिर ये वहाँ से बढ़ना स्टार्ट करेगा और -1 तक आएगा। उसी तरीके से फिर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें -1 टू माइनस इन्फिनिटी, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट पे ये जैसे माइनस इन्फिनिटी से बढ़ के -1 की ओर आ रहा था, फोर्थ में ये रास्ता बदल देगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, -1 से, ठीक है, -1 से ये क्या माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, यानी कि और ज़्यादा घटेगा। तो ये थे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के बिहेवियर, अलग अलग क्वाड्रेंट में वो कैसे घटते हैं, कब बढ़ते हैं, ये हमने जाना उनके बारे में। अब चलिए एक बार टेबल को रिव्यू कर लेते हैं। ये टेबल बेसिकली अभी जो हमने डिस्कस किया उसी को एक टेबल में समराइज करके लिखा गया है। साइन जो फंक्शन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इंक्रीजिंग होता है 0 टू इन्फिनिटी, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये डिक्रीज करता है 1 टू 0, थर्ड क्वाड्रेंट में ये
फिर फर्दर डिक्रीज करता है 0 टू -∞, है ना। तो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले 1 to 0 एंड थर्ड में वापस फर्दर ये 0 टू -1, 1 से लेकर के कितना -1 तक टोटल ये डिक्रीज कर गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बढ़ रहा है, -1 to 0 एंड 0 टू ∞। अब बात करेंगे कॉस की। तो कॉस डिक्रीज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले मिलता है हमें 1 एंड जैसे जैसे π/2 की ओर बढ़ते हैं, एंगल हम 90 डिग्री की ओर ले जाते हैं, इसका वैल्यू धीरे धीरे 0 होने लगता है। तो 1 to 0 ये घटता है। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में ये फर्दर घटता है, 0 टू -1 हो जाता है। जैसे जैसे हम x = 180 डिग्री या पाई की ओर बढ़ाते हैं तो ये घट के -1 हो जाता है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये बढ़ेगा, -1 से ये 0 हो जाएगा एंड 0 से ये फिर पॉजिटिव की ओर 1 की ओर बढ़ता है। 10 की बात करें तो ये इंक्रीज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 टू इनफाइनाइट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में ये कुछ स्ट्रेंज तरीके से बिहेव करता है। 0 टू इनफाइनाइट पहले ये बढ़ता है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में ये -∞ टू 0 हो जाता है, यानी कि ये फंक्शन कहीं ना कहीं वो जंप कर जाता है इन्फिनिटी, यानी कि 90 डिग्री पे π/2 पर ये जंप कर रहा है फंक्शन। पहले 0 टू ∞, फिर -∞ टू 0, यानी कि जंप करके पहले वो -∞ पहुंच जाता है, फिर फर्दर वो बढ़ता है, इंक्रीज करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये 0 टू ∞ फर्दर इंक्रीज करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये फिर से जंप करके -∞ पहुंच के फिर बढ़ता है। तो ये फंक्शन बढ़ ही रहा है, लेकिन ये जंप कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ये बढ़ रहा है, सेकेंड में भी ये इंक्रीजिंग है, थर्ड में भी एंड फोर्थ में भी ये इंक्रीजिंग है। बस फ़र्क है कि ये π/2 पर ये जंप कर जा रहा है, 3π/2 पर भी ये जंप कर जा रहा है। फिर बात करेंगे कॉट की। तो ये फंक्शन डिक्रीज ही कर रहा है हर एक क्वाड्रेंट में, पहले ∞ टू 0 एंड फर्दर सेकेंड क्वाड्रेंट में 0 टू -∞, यानी कि टोटल मिला दें दोनों क्वाड्रेंट को तो ∞ टू -∞ ये डिक्रीज कर रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। फिर थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को मिला दें तो ∞ टू 0 एंड 0 टू -∞, यानी कि टोटल ये ∞ टू -∞ डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ये डिक्रीज किया 0 टू -∞, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में आते ही ये ∞ टू 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर भी ये जंप कर रहा है ये फंक्शन। पहले -∞ तक तो आया, लेकिन जंप करके ये फिर ∞ तक पहुँच गया और फर्दर ये डिक्रीज किया। सेक एक्स क्या हो रहा है, सेक एक्स पहले इंक्रीज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड में भी, लेकिन यहाँ भी कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर है। इंक्रीज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 1 टू ∞, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में आने से पहले यानी कि π/2 पर ये जंप कर जा रहा है -∞ तक और फिर फर्दर वो इंक्रीज कर रहा है 1 तक। ठीक है, यहाँ पर फिर से वो जंप कर जाता है पाई पर, -∞ पहुँच जाता है और वहाँ से वापस वो डिक्रीज करके -∞ की ओर जाता है। फिर यहाँ पर जंप कर जाता है ये 3π/2 पर, इनफाइनाइट पहुँच जाता है, फिर वहाँ से डिक्रीज करके 1 तक आता है। एंड लास्ट है हमारा कॉसेक एक्स। ये डिक्रीज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ∞ टू 0, पहले लार्ज वैल्यू मिलता है ∞, फिर घटते घटते ये 1 की ओर आता है। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में ये इंक्रीज करता है 1 टू ∞, यानी कि पहले घटा और फिर ये उल्टा हो गया डायरेक्शन, ये बढ़ने लगा। अब यहाँ पर आकर के पाई पर ये जंप कर जाता है, -∞ पहुँच जाता है एंड फिर ये बढ़ता है -∞ टू 1। उसके बाद 3π/2 पर ये वापस जंप कर जाता है और -1 पहुँच जाता है, फिर -1 से ये फर्दर डिक्रीज करते करते -∞ तक जाता है। तो इस तरीके से ये ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन बिहेव करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम इसके ग्राफ को ट्रेस करेंगे, जानेंगे इसका ग्राफ कैसा दिखता है, ठीक है। और ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला चीज़ अभी पढ़े, ये वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि जब इंक्रीज करता है तब कैसा होता है, डिक्रीज करता है तब कैसा होता है। तो जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ये चीज़ सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।